हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का सेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि जैसे ही मैंने आज इस सेशन को स्टार्ट किया तो आप लोगों के जेहन में एक बात होगी कि भैया आज आपने बोला था कि क्वेश्चंस कराएंगे प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, एसएससी स्टेनो के। लेकिन हमने बोला कि जब हम क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो वो 2-3 दिन में मजा नहीं आएगा, उसको लगातार ही शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट मंडे से आपके लगातार पूरे के पूरे 10 दिन 15 दिन जितने भी आपके टाइम लगेंगे, लगातार पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में, एसएससी स्टेनो के पेपर में, आपके सीएचएसएल के पेपर में, सीपीओ के पेपर में, सीजीएल के पेपर में, 2020 में जितने भी आपके पेपर हुए उन सारे पेपर के इकोनॉमी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। तो आप सभी के सभी साथी इस बात को लेकर परेशान नहीं होंगे, मैं आपको जरूर कराऊंगा। आज हम लोग देखते हैं कि जो हमने आज हमारा हिस्ट्री का सेशन आपको सबको पता होगा। तो आज हिस्ट्री में हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। तो मध्यकालीन भारत की जब हम चर्चा करते हैं, यानी मध्य भारत की जब हम चर्चा करते हैं, तो उस मध्यकालीन भारत में क्या बात था, इस बात को एक एक करके थोड़ा सा समझने का कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, खूब प्यार से समझना। सबसे पहले मैंने बताया था कि भारत पे किसने आक्रमण किया था? भाई अरबों ने आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? तो वो शख्स कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरब के बाद भारत पे किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। किसके? तो दो लोग, तुर्क की जब हम बात करते हैं तो दो शख्स का नाम आता है महत्वपूर्ण रूप से। एक का नाम क्या आता है? जिनको महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कौन सा आ जाता है? मोहम्मद गोरी के नाम से आ जाता है। ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको बेहतर तरीके से बताई थी। महमूद गजनवी के सामने 3-4 मैंने पक्षों को रखा था। एक, इसके साथ जो प्रसिद्ध आपके इतिहासकार थे जो भारत आए थे, उसका नाम क्या था? अलबरूनी। साथ ही साथ इसके दरबारी इतिहासकार की बात करें तो इसके दरबारी इतिहासकार कौन थी? तो उसका नाम था उत्बी। इसके दरबारी कवि की बात करें तो नाम क्या था? फिरदौसी। गजनवी के मैंने आक्रमण के बारे में भी बताया था कि सबसे पहले इसने पंजाब की शासक जयपाल को पराजित किया था। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ा और सबसे बड़ा उसका आक्रमण बोला कीजिए तो वो कौन था? जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था? ये भी बात मैंने आपको बताई थी। महमूद गजनवी के बाद कौन आया भारत पे आक्रमण करने? मोहम्मद गोरी आया। महमूद गजनवी के बारे में एक और बात मैंने आपको बताया था कि टोटल इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। इस बात की चर्चा भी मैंने आपके बीच में रखी थी, बहुत शानदार। अब आप बोलोगे कि जब मोहम्मद गोरी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला बात कि मुल्तान पे भी इसने आक्रमण किया था। क्या पे? मुल्तान के ऊपर इसने आक्रमण किया था। दूसरी बात आपको क्या समझने की जरूरत है कि 1178 में आपकी गुजरात के अनहिलवाड़ के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे, नाम था उनका भीमदेव प्रथम। उस भीमदेव प्रथम ने आपके आबू पर्वत के निकट नयनार गांव में इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इस बात की भी मैंने आपको चर्चा करी थी। उसके बाद 3 और महत्वपूर्ण इसके युद्ध की बात, एक तो 1191 में आ जाता है, एक 1192 में आ जाता है और तीसरा 1194 में आ जाता है। ये तीनों के तीनों समय में तो यहाँ पे क्या हुआ था? आपका तराइन 1 का युद्ध हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? तराइन 2 का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था? आपके चंदावर का युद्ध हुआ था। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। लेकिन जैसे ही तराइन का दूसरा वार हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और आखिरकार 1194 के चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको भाई? जयचंद को इसने पराजित कर दिया। इस तरीके से इसका काम हो गया पूरा क्लियर। अब बताया जाता है कि इसके 2 महत्वपूर्ण दास की जब तक बात नहीं होती है तो मामला क्या होता है? पूरा कंफर्मेशन नहीं बनता है। तो आप बोलोगे कि इसके 2 महत्वपूर्ण दास कौन से थे? तो मैंने एक का नाम बताया था कि जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है, पहली बात। और दूसरा जो था उसका नाम क्या था भाई? बख्तियार खिलजी। दूसरा नाम क्या था आपका? दूसरे को क्या बोला जाता है? बख्तियार खिलजी के नाम से कहा जाता है। अब इन दोनों के बारे में आपको क्या समझने की जरूरत है? तो ये जो बख्तियार खिलजी था इसने क्या किया कि इसने बिहार पे आक्रमण किया। बिहार पे आक्रमण किया और बिहार पे आक्रमण करने के उपरांत उस समय तत्कालीन बिहार के 2 प्रसिद्ध आपके विश्वविद्यालय थे। एक को किसके नाम से जाना जाता है भाई? नालंदा के नाम से जाना जाता है। और दूसरे को किसके नाम से जाना जाता था?
विक्रमशिला के नाम से जाना जाता था, विक्रमशिला के नाम से जाना जाता था। इन दोनों विश्वविद्यालय को इसने पूरे तरीके से क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। दूसरा, ये कहां पे पहुंचा, बंगाल पहुंचा, और बंगाल में जैसे ही ये कदम रखा तो बंगाल का जो शासक था, जिसको लक्ष्मण सेन के नाम से जाना जाता है, उस लक्ष्मण सेन इसके डर से वो क्या हो गया, बंगाल छोड़ के भाग गया। लेकिन यहां पे बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि बंगाल में पूरे के पूरे बंगाल को जीतने की इच्छा इसने छोड़ दिया और बंगाल में लखनऊती को राजधानी बना के और वहीं तक वो अपने विस्तार को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। किसको राजधानी बना के, लखनऊती को इसने राजधानी बना के वहीं तक अपने क्षेत्र को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। बहुत शानदार। आप बोलोगे कि चलो भैया ये पूरी की पूरी बात हमको समझ में आ गई, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। हमने बोला कि अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अब यहां से एक शख्स का नाम आपको देखने को मिल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी वापस यहां से जा रहा था तो उसने सोचा कि भाई इतने सारे क्षेत्रों को जो हमने जीता है, उन सारे क्षेत्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको सौंपे। तो उसने अपना प्रथम अक्ता किसको प्रदान कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान कर दिया। तो अब एक नए इतिहास की शुरुआत हम यहां से करना चाहते हैं। जितने भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके भाई ने कुछ आपको सिखाया है, आपको कुछ अच्छी चीजें मैंने बताई है और मेरी बातें आपको समझ में आती है, तो सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिन्होंने भी एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि बोले कि भैया दिल्ली पुलिस का आपने बोला था, स्टेनो का बोला था, नहीं करा रहे। मैंने बोला कि उसको नेक्स्ट मंडे से हम शुरू करते हैं शानदार तरीके से, और लगातार 10 दिन 15 दिन जितने भी 2020 के सारे पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा, तब तक थोड़ा हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ खींच देते हैं। तो सब लोग एक बार लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नए प्रकार के वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नई प्रकार की एक हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो आप बोलोगे कि भैया दिल्ली सल्तनत है क्या, तो बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी के जाने के बाद अलग अलग वंशों का यहाँ पे क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अलग अलग वंश आपके क्या हुए, स्थापित हुए। उन्हीं सारे वंशों के इतिहास को एक साथ सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया कौन कौन से वो वंश थे। तो पहला वंश आप लोग लिखिए, जिसको क्या बोला जाता है, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गुलाम वंश के नाम से, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्लेव डिनेस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, स्लेव डिनेस्टी कहा जाता है, पहली बात। दूसरा जो वंश आया गुलाम के बाद, वो कौन सा आ गया आपका, खिलजी वंश आ गया। क्या आ गया, खिलजी वंश आ गया, जिसको हम खिलजी डिनेस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, खिलजी डिनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा आ जाता है आपका, तुगलक वंश आ जाता है। तीसरा कौन सा आ जाता है, तुगलक वंश आ जाता है। इसको तुगलक डिनेस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई, तुगलक डिनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। जो चौथा अगर हम लोग बात करते हैं तुगलक के बाद से, तो तुगलक के बाद कौन सा आ जाता है आपका, सैयद वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है आपका, सैयद वंश आ जाता है, यानी सैयद डिनेस्टी आ जाता है। सबसे अंत की हम बात करें तो कौन सा आ जाता है आपका, लोदी वंश आ जाता है, यानी लोदी डिनेस्टी आ जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो भैया दिल्ली सल्तनत का इतिहास फिर भी नहीं आया। हमने बोला कि अरे पागल, इस सबको एक साथ ऐड कर दो, यानी सारे को जब एक साथ हम पढ़ लेते हैं, तो जब हम पूरे के पूरे इनके हिस्ट्री को हम पढ़ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसको नोट कीजिएगा शानदार तरीके से। इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। यानी हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पहले गुलाम वंश के इतिहास को पढ़ेंगे, हम खिलजी वंश के इतिहास को पढ़ेंगे, तुगलक वंश के इतिहास को पढ़ेंगे, सैयद वंश के इतिहास को पढ़ेंगे, लोदी वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। तो जब हम इन सारे वंशों के इतिहास को पढ़ लेंगे तो अपने आप हमारा टॉपिक जो दिल्ली सल्तनत का है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ गई शानदार तरीके से। किसी भी साथी को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, हमको पूरा उम्मीद है। तो यानी कहने का मतलब कि आप लोग सीधे तौर पे आप इस बात को समझ गए कि भैया अब आपका मंसूबा समझ में आ गया। यानी सबसे पहले आज हमको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप गुलाम वंश पढ़ाने जा रहे हैं। हमने बोला कि सही आपने पकड़ लिया है। चलिए भाई, अब आप लोग पहला टॉपिक लिखिए,
पहला पहला टॉपिक लिख लीजिए, उस टॉपिक को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं भाई? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो आप पहला टॉपिक लिख लीजिए गुलाम वंश। अब इसी गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? स्लेव डिनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भाई? स्लेव डिनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलोगे कि भैया इसके बारे में सब बातों को क्लियर करके बताना। तो सबसे पहला बात क्या आता है कि गुलाम वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस गुलाम वंश के जो संस्थापक था उसका नाम क्या था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी पूरा का पूरा जो मेरा कहानी है वो आज किसके ऊपर रहने वाला है? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर रहने वाला है। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, यानी अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई कि क्या आप पढ़ाने वाले हैं। तो जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझिएगा कि यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक में एक शब्द है, जो शब्द कौन सा? ऐबक। इस ऐबक का अर्थ क्या होता है? इस ऐबक का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइए। कोई जानता है आप लोगों में से? कोई नहीं जानता है। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो शब्द है ऐबक, उस ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो उस ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है भाई? उस अर्थ का होता है चंद्रमा का देवता। यानी जो ऐबक शब्द है वो आपको क्या बताना चाहता है भाई? चंद्रमा का देवता, यानी गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। तो आप बोलोगे भाई ऐबक की कौन सा शब्द है? हमने तो आज तक अपनी लैंग्वेज में, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना भोजपुरी में, ना तमिल, ना मगही में, अलग अलग किसी भी लैंग्वेज में हमने नहीं सुना। हमने बोला कि देखो ये आपकी समस्या है, सुनना चाहिए था। अगर आपने नहीं सुना, अब मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऐबक है वो एक तुर्की वर्ड है। कैसा शब्द है भाई? ये ऐबक जो है आपका तुर्की शब्द है भाई। ऐबक क्या है? तुर्की शब्द है। तो उसी तुर्की शब्द का मतलब क्या होता है भाई? उसी तुर्की शब्द का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, जो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश के फाउंडर का नाम क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप बोलोगे कि भैया अब एक एक करके सारे गुलाम वंश के बारे में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी चीजों का आप बताइए कि क्या क्या ये सारी चीजें थी, क्या क्या आपको समझने की आवश्यकता थी। तो यहां पे समझिए कि ऐबक क्या होता है। ऐबक मतलब जैसे टाइटल आपके पीछे मान लीजिए कि त्यागी, किसी के पीछे आपका क्या बोलते हैं कि पवार, किसी के पीछे राठी, किसी के पीछे अलग अलग प्रकार के आपके झा, किसी के पीछे उपाध्याय, किसी के पीछे अलग अलग प्रकार के आपके मिश्रा, आपके इस प्रकार के अगर टाइटल लगते हैं। तो उसी प्रकार का इसका भी ऐबक एक तुर्क जनजाति था। तो ऐबक की जब हम बात करते हैं तो ऐबक क्या था? तो ऐबक कुछ अलग नहीं बल्कि एक तुर्क जनजाति का नाम था। यानी क्या था भाई? तुर्क ट्राइब था। ये तुर्क जनजाति को ही हम लोग क्या बोलते थे? ऐबक। और वही ऐबक कुतुबुद्दीन, तो उसके नाम पूरा क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। अब यहां पे बताया जाता है कि ये क्या था भाई? दास था। सीधे तौर पे ये क्या था? दास, यानी गुलाम था। तो आप बोले किसका गुलाम था? तो पहले इसको किसी और ने खरीदा था, लेकिन बाद में उसने किसको बेच दिया? तो बाद में मोहम्मद गोरी को। तो किसका गुलाम था भाई? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। अब फिर आप पूछोगे कि भैया और क्या इसके बारे में जान, अभी तो चीजें शुरू हुई है। आप अच्छे तरीके से खूब प्यार से आप ट्रेनिंग करने, मतलब कि पहले कहां पे था? निशापुर। यानी पहले ये जो दास था वो निशापुर में, निशापुर से मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था। वहां से ये लेके आया कहां पे भाई? तो वहां से लेके आया, इसको भारत लेके आया। अब बताया जाता है कि ऐबक ने कभी भी, सबसे बड़ी बात कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं करी। ऐबक ने कभी भी सुल्तान, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। तो आप बोलोगे क्या बोला? तो सुल्तान जब इसने नहीं बोला तो केवल और केवल अपने आप को दो टाइटल तक सीमित रहा। एक को क्या बोला जाता है? मलिक, और दूसरे को क्या बोला जाता है? सिपह सालार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिपह सालार आपका कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। इसमें ऐबक जो शब्द है वो तुर्की वर्ड है, जो कि तुर्क जनजाति को दर्शाता है। ये क्या था आपका? तो गुलाम वंश का एक दास था। और किसका दास? तो मोहम्मद गोरी का दास था। इसने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं करी। इसने अपने आप को केवल और केवल या तो मलिक बोला, या तो अपने आप को इसने क्या बोला? सिपह सालार बोला। ये बात पूरी अच्छे तरीके समझ में आ गई। किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोगों को बातें समझ में आ गई। अब चलिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बात आपका सबसे फेमस है कि इसको लाख बख्श की उपाधि के नाम से भी इसको जाना जाता है।
किसकी उपाधि से भाई? लाख बख्श की उपाधि किसे भी नाम से जाना जाता है। तो आप बोलोगे कि भैया ये लाख बख्श इसको क्यों बोला गया? अरे भाई ये दान बहुत देता था, लाखों का ये दान लोगों को ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता था। तो लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला होने के कारण इसको क्या बोला गया? एक उपाधि दिया गया जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो वो लाख बख्श किसको बोला गया? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया। तो आप बोलोगे कि भैया सारा आपने कथा बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाई, उस दिल्ली सल्तनत का कैपिटल कहां पे था? तो उस दिल्ली सल्तनत का कैपिटल कहां पे था? लाहौर में था। कहां पे था भाई? उस दिल्ली सल्तनत का कैपिटल कहां पे था? लाहौर में। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो गुलाम वंश के जो फाउंडर थे उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक तुर्क जनजाति से बिलोंग करते थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। पहले ये कहां थे? आपके मैंने बता दिया निशापुर में। वहां से इनको खरीद के मोहम्मद गोरी ने लाया और इसने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं करी। अपने आप को इसने केवल मलिक बोला, अपने आप को इसने केवल सिपह सालार बोला। और बताया जाता है कि इसकी उदारता के कारण, इसके लिबरल होने के कारण ये लाखों का दान लोगों को सौंपता था, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? लाख बख्श बोला गया। क्या बोला गया? लाख बख्श बोला गया। और इसने अपने कैपिटल कहां पे चेंज कर ली? इसने कैपिटल कहां पे स्थापित करी? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में इसने अपनी कैपिटल स्थापित करी। पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया? शानदार। अब यहाँ पे क्या बात आता है कि भैया इसने, हमने सुना है कि बहुत सारे इसने अलग अलग आपकी चीजों का निर्माण भी करवाया था। मैंने बोला कि चीज क्या होता है भाई? स्थापत्य कला बोलना चाहते हो ना, आर्किटेक्चर बोलना चाहते हो ना, तो आपने बोला कि सही भैया। तो आंसर क्या है? तो पहला कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। क्या बनवाया इसने? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहां पे है? तो आंसर होगा दिल्ली में है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है भाई? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनवाया भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो आप पूछोगे कि भैया ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तीसरा इन्होंने क्या किया? बख्तियार काकी के नाम पे क्या करा? इन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखवाया। इसने कुतुब मीनार का इन्होंने नींव रखवाया। किसने? कुतुब मीनार का नींव। तो कुतुब मीनार की बात करते तो ये भी कहां पे स्थित है भाई? दिल्ली में स्थित है। तो नींव यानी फाउंडेशन की बात करें तो किसने रखवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाया था। किसने रखवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाया था। इन सारे बातों को आपको समझने की जरूरत है। कहीं पे भी तो मैंने क्या बोला? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसने क्या करवाया था? वो चीज आपका रखा था। अब बताया जाता है कि 1206 में शासक बना था। 1210 ईस्वी में इसका डेथ हो गया। 1210 ईस्वी में इसका डेथ हो गया। तो आप पूछोगे कि भैया डेथ कैसे हो गया? तो एक गेम होता है, उस गेम को किस नाम से जाना जाता है? चौगान। तो चौगान जो गेम था, उस चौगान गेम को खेलते वक्त, चौगान गेम कैसे खेला जाता है आपको शायद पता नहीं होगा। घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है और उसी से वो गिर गया और उसके बाद उसकी डेथ हुई। तो आप बोलोगे कि भैया दफनाया कहां पे गया? क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसका कब्रगाह कहां पे है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में डेथ हुई चौगान गेम खेलते वक्त, और इसको दफनाया गया कहां पे भाई? तो इसको दफनाया गया आपके आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। कहां पे? लाहौर में। तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे तो हमको लगता है कि शानदार तरीके से सभी को बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट आपको नहीं होगी। ये पूरी बात समझ में आ गई सारे लोगों को? कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं कि भाई आगे हम लोगों को क्या समझने की जरूरत है, आगे हमको क्या करने की जरूरत है। तो पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे तो आप बेहतर तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप क्या सुनते हैं? नाम सुनते हैं इल्तुतमिश का। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से आपके प्रश्न पूछा जाता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या भाई? इल्तुतमिश। उस टॉपिक का नाम क्या भाई? इल्तुतमिश। टॉपिक का नाम क्या भाई? इल्तुतमिश। अब आप बोलोगे भैया इल्तुतमिश टॉपिक क्या है? ये बात हमको समझ में नहीं आया। तो भाई देखिए,
इल्तमिश के बारे में सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि इल्तमिश भी गुलाम था। तो आप बोलो किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? तो आंसर होगा कि ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इतना विश्वासी गुलाम था कि इससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। किससे? इल्तमिश से। तो आप बोलोगे कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का जब डेथ हो गया तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के घर में कोई राजा बनने वाला नहीं था? क्या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो राजा बन सके कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं उसका दामाद राजा बन गया? हमने बोला कि ये बात तो आपने सही सोचा, यानी कहने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद बेटा तो था लेकिन वो उस लायक नहीं था, वो उस लायक नहीं था। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद बेटा कौन बना? तो उसका नाम क्या था? आराम शाह। बेटा का नाम क्या था? आराम शाह। ये आराम शाह आपकी गद्दी पे बैठा, लेकिन ये आराम शाह इतना आराम करने वाला शख्स कि इससे आपका कुछ ना हो पाया, इससे आपका कुछ भी नहीं हो पाया आराम शाह से। तो अब क्या हुआ कि भाई आराम शाह को हटा के एक ही मतलब तरीका था कि इल्तमिश उसको रिप्लेस करके खुद क्या बने? शासक बने। तो इल्तमिश ने वही काम किया। बताया जाता है कि एक लड़ाई था, जुद्ध की लड़ाई। उस लड़ाई में आराम अब इसको कैसे हटाया जा सकता था? तो अब संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है भाई? जुद्ध की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। आराम शाह वर्सेस इल्तमिश। इस लड़ाई में इल्तमिश ने क्या किया? आराम शाह को पराजित कर दिया। अब भाई आराम शाह पराजित हो गया तो आराम शाह क्या करेगा? आराम करेगा। इल्तमिश क्या करेगा? राज करेगा। इल्तमिश क्या करेगा? शासन करेगा। अब इल्तमिश आपका शासन बन गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था भाई? दिल्ली का पहला सुल्तान। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया दिल्ली का पहला सुल्तान, तो जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कराई होगी, जिसने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना करी होगी, उसी को हम बोलेंगे उसका संस्थापक, उसी को बोलेंगे सुल्तान। तो हमने बोला कि बात तो ऐसी नहीं है, यानी सुल्तान पद की उपाधि तो धारण ही नहीं करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपने बोला कि तब ठीक है भैया, किसको मान लिया जाए? तो हमने बोला कि मान लिया जाए कि मानना पड़ेगा। वो शख्स कौन था आपका? इल्तमिश। तो इल्तमिश को क्या बोला गया? दिल्ली का पहला सुल्तान आपका बना। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, इस शानदार तरीके से। अब आप बोलोगे कि एक बार और क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इल्तमिश को क्या बोला जाता है? तो इल्तमिश को गुलाम का गुलाम बोला जाता है। इल्तमिश को क्या बोला जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है। तो आप बोलोगे भाई ये कौन सा शब्दावली है, ये तो समझ में नहीं है। अरे पागल, गुलाम का गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सोचो, वो किसका गुलाम था? तो जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और ये किसका गुलाम था? तो ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो हो गया ना 2 बार गुलाम। तो इसको क्या बोला जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तमिश को कहा जाता है। अभी हम लोग पूरा पढ़ नहीं रहे, एक एक चीजों को समझते जाइएगा, आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इसको क्या कहा गया? गुलाम का गुलाम कहा गया। फिर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति से बिलोंग करता था? तो भाई ये भी तुर्क था, लेकिन तुर्क के अंदर भी कौन सी जनजाति था भाई? इल्बरी तुर्क जनजाति से बिलोंग करता था। किससे भाई? इल्बरी तुर्क जनजाति से, इल्बरी तुर्क ट्राइब से ये बिलोंग करता था। नाम क्या था उसका? इल्तमिश नाम था। इस पूरे बातों को समझिएगा। तो बात समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला पहली बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई तो उसके डेथ के उपरांत सही बात है कि उसका बेटा शासक बना, उसका नाम क्या था? आराम शाह। आराम शाह को अब क्या था? आराम शाह उतना योग्य नहीं था, वो तो दरबारियों के सहयोग के कारण जबरदस्ती कि उन लोग अपना स्वार्थ साधे, वो लोग अपना काम निकाले, उसके लिए उन्होंने आराम शाह को शासक बना दिया। लेकिन असली शासन तो उनके हाथों में था। तो इल्तमिश उसका दामाद था, इल्तमिश के अंदर योग्यता थी। उसने क्या किया? आराम शाह और उनके अमीरों को, मतलब जो उसके नेतृत्व में, जो उसके संगठन में थे, उसको पराजित करके ये दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है और इल्बरी तुर्क जनजाति से आपका बिलोंग करता था। ये पूरी बात आपको समझ में आ गया शानदार तरीके से, कहीं पे भी कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझिएगा, जब हम बात करते हैं इसके शानदार तरीके से, तो जब भी इल्तमिश की बात करते हैं तो इसी के समय में भारत पे एक आक्रमण हुआ था। वो आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंगेज खान का आक्रमण।
चंगेज खान का आक्रमण। तो आप बोलोगे कि भैया चंगेज खान का आक्रमण कहां पे हुआ था? तो भारत के नॉर्थ वेस्ट सीमा पे, उत्तर पश्चिम सीमा पे क्या हुआ था? चंगेज खान का आपका आक्रमण हुआ था। तो आप बोलोगे कि आक्रमण क्यों हुआ था? तो आक्रमण क्यों हुआ था? तो सबसे पहले चंगेज खान के बारे में समझिएगा। ये कौन सा नेता था भाई? मंगोल नेता था। कौन नेता था भाई? मंगोल नेता था। अब बताया जाता है कि इस मंगोल नेता की दुश्मनी ख्वारिज्म के शाह से थी। अब ख्वारिज्म के शाह के बेटे का पीछा करते करते ख्वारिज्म शाह के बेटे जो थे उसका नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन मंगबरनी। क्या नाम था साथियों? जलालुद्दीन मंगबरनी। उस जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते ये आपके इल्तमिश के शासन क्षेत्र में आपके आ गए। अब इल्तमिश के पास दो ऑप्शन था। अगर वो जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देता तो चंगेज खान उसके ऊपर आक्रमण करता, और शायद जिस समय चंगेज खान की हम बात करें जितना वो पावरफुल था, उस पावर को संभाल पाने में ये शायद सक्षम नहीं होते। कहीं ना कहीं इल्तमिश को ही वो नुकसान आपका भरना पड़ता, नुकसान इल्तमिश के साम्राज्य का होता। तो सीधे तौर पे क्या हुआ कि इल्तमिश ने बोल दिया कि हम आपको शरण नहीं देंगे, हम आपको संरक्षण नहीं देंगे, अभी संरक्षण नहीं देंगे। तो जलालुद्दीन मंगबरनी के बारे में बताया जाता है कि सिंध चला गया, और उसी सिंध पे आक्रमण किसने कर दिया? आक्रमण किसने कर दिया? तो नाम क्या था उसका? मंगोल नेता आपके चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तमिश ने कौन से मंगोल नेता से अपने सल्तनत की सीमा की सुरक्षा करी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगोल नेता चंगेज खान के आक्रमण से उसने अपनी साम्राज्य की सुरक्षा करी थी। और कैसे अपनी सुरक्षा करी थी इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात आप लोग समझिए कि जो इल्तमिश था उसने क्या किया? 40 तुर्क अमीरों के सरदारों का एक समूह बनाया। क्या किया इसने? 40 तुर्क अमीरों के सरदार का, तुर्क अमीरों जितने भी तुर्क अमीर थे 40 तुर्क अमीर, उसका एक सदस्य बनाया जिसको इसने क्या बोला? तुर्काने चहलगामी। क्या बोला गया भाई? तुर्काने चिहलगामी के नाम से उसको जाना जाता है, तुर्काने चिहलगामी। और इसी को क्या कहा जाता है? चालीसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालीसा भी कहा जाता है। इसने वो बनाया, ग्रुप बनाया, जो इल्तमिश के समय काल में बहुत ही ज्यादा क्या थे? आपके डोमिनेंस थे। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब अगला बात हम लोग देखते हैं कि और इसके निर्माण की जब हम बात करते हैं तो जो कुतुब मीनार का निर्माण की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इसने क्या करवाया था? पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इसने संपन्न कराया था, निर्माण का कार्य इसने कंप्लीट करवाया था, इसने पूरा करवाया था, कंप्लीट करवाया था। इस बात को याद रखिएगा। क्या करवाया था? तो कुतुब मीनार के काम का निर्माण का काम इसने क्या करवाया था? पूरा करवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका नींव रखा था। इस बात को समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट नहीं है हमको जहां तक लगता है। अब यहां पे इसके अलावा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? भाई शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो शुद्ध अरबी के सिक्के की बात कर लिया जाए या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने की बात कर लिया जाए, दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कर लिया जाए, ये सारे के सारे काम किसके द्वारा करा गया था? इल्तमिश के द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? इल्तमिश के द्वारा। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने या किस शासक ने आपकी चलाई थी, तो आंसर होगा इल्तमिश, पहली बात। दूसरा यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तब भी आंसर क्या होगा? तब भी आंसर होगा इल्तमिश। ये बात आप लोग समझ गए? यहां तक हमको लगता है कि किसी भी साथी को कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट नहीं है, सब लोगों को बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी किसी को आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस तरीके से पूरी की पूरी बात आपको समझनी है, और यहां अगर पूरी बातों को आप समझ लेते हैं तो कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा। तो फिर से मैं आपको इल्तमिश के बारे में बता देता हूं। तो मैंने क्या बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के उपरांत आराम शाह क्या बना? शासक बना।
उस आराम शाह को पराजित करके इल्तमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इसको क्या बोला जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये इलबरी तुर्क से था। इसने अपने साम्राज्य की रक्षा चंगेज खान के आक्रमण से किया था। इसके दरबार में 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसको तुर्कानी चहलगामी के नाम से जाना जाता है, जिसको चालीसा भी कहा जाता था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य क्या किया था? संपन्न करवाया था। फिर मैंने क्या बोला? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान और दिल्ली को अपना राजधानी बनाने वाला भी पहला सुल्तान। और 1211 से लेके 1236 तक इसका समय काल आपको देखने को मिलता है। 1211 से लेके 1236 तक यह दिल्ली सल्तनत का आपका क्या रहता है? शासक रहता है। और 1206 से लेके 1210 की बात करें तो कौन रहता है आपका? 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। आगे समझ में मामला? कहीं पे भी किसी को डाउट? हमको लगता नहीं है कि किसी को डाउट होगा। तो एक बार जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं सब लोग एक बार यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत पे अरबों ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में आक्रमण किया। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था। उसने सिंध के शासक किसको पराजित किया? दाहिर को पराजित किया और वहां पे दिरहम नाम के एक सिक्के को चलाया। फिर उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनवी ने, इसके बारे में मैंने आपको बताया। टोटल इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। महमूद गोरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके मुल्तान पे सबसे पहले आक्रमण 1178 में पहली हार इसको मिली। 1191, 1192, 1194 तीन महत्वपूर्ण युद्ध। और इसके दो आपके किसके बारे में मैंने बताया? दो आपके सेना मतलब क्या बोलते महत्वपूर्ण दास के बारे में बताया, जिसमें उसने प्रथम अक्ता किसको प्रदान करी? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान करी। फिर मैंने क्या बोला कि हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने दिल्ली सल्तनत के इतिहास की चर्चा करी तो हमने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत अकेला कोई एक वंश नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सबको मिला के ही पूरा कंप्लीटली क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को कंप्लीटली पूरा मिला के किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब मैंने क्या बोला कि पहला राजवंश हम उठाए गुलाम वंश। गुलाम वंश के फाउंडर का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करवाई। ये किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी की। ये तुर्क जनजाति से बिलोंग करते थे, तुर्क थे। ये गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। इन्होंने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं करी। इन्होंने अपने आप को या तो मलिक बोला या तो सिपाही सालार बोला। इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ये लाखों का दान देते थे। बहुत ज्यादा इनके अंदर उदारता थी, लाखों का ये दान देते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को कहां पे स्टेब्लिश किया? लाहौर में स्टेब्लिश किया। फिर मैंने क्या बोला कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाया, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया और दिल्ली में ही उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखा, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बख्तियार काकी के नाम पे आपका था, ऐसा बताया जाता है। फिर मैंने क्या बोला कि 1210 ईस्वी में चौगान गेम को खेलते वक्त उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उनको कहां पे दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। यह पूरी बात मैंने बताई। अब क्या हुआ? अब दो तरीके की चीज थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका डेथ हो गया तो उसके बाद उसका बेटा शासक बनता है, जैसा पहला होते आ रहा था। लेकिन यहां पे बताया जाता है कि उसका बेटा शासक बना जरूर, लेकिन उसके दामाद इल्तमिश ने क्या किया? इस आराम शाह को पराजित करके खुद दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया। इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्म तुर्क जनजाति से था। चंगेज खान के आक्रमण से इसने अपने साम्राज्य को बचाया था। 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था इनके दरबार में, जिसको तुर्कानी चहलगामी चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। दिल्ली को अपना पहला राजधानी बनवाया था। ये सारी की सारी बात मैंने आपको बताया था। अब यहां पे समझिए, कभी कभी आपके सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तमिश। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, क्या पूछा जाए भाई? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? उद्धारक। तब भी आंसर क्या हो जाएगा? तब भी आंसर हो जाएगा इल्तमिश। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इल्तमिश ने एक नई प्रथा आपकी चलाई थी जिसको इक्तेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? इक्तेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था।
तो इसको भी नोट करिएगा आप लोग सीधे तरीके से। अब एक बात और मैंने आपको बताया था, खोखर जनजाति, खोखर ट्राइब्स के विद्रोह को इन्होंने दबाया था। खोखर ट्राइब्स के विद्रोह को भी इसी ने दबाया था। नाम क्या था? इल्तमिश। ये पूरी की पूरी घटनाओं को अगर आप जानते हैं, पूरी की पूरी बातों को आप समझते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इल्तमिश के अकॉर्डिंग, इल्तमिश से कहीं पे भी कुछ भी आपका, कहीं पे भी आपका दिक्कत नहीं हो सकता है। सभी लोग शानदार तरीके से इस सेशन को शेयर करके बताइएगा कि किसको किसको बेहतर तरीके से आपकी बातें समझ में आ रही है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में भाई? रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। रजिया सुल्तान, अब चलिए सब लोग जानते होंगे रजिया सुल्तान। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो लड़की का नाम है भाई। हमने बोला तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? लड़की का नाम है तो क्या लड़की कोई आपकी शासिका नहीं बन सकती है? आपने बोला बन सकती है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो बस ऐसे जनरली आपसे पूछा। हमने बोला कि देखो उस समय भी ऐसे इसके दरबार में बहुत सारे लोग थे जो इसके विरोध में थे, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इनके समर्थन में थे, जो इस बात को चाहते थे कि नहीं ये शासिका आपकी बने, ये शासिका आपकी बने। समझ में आ गया आपको? तो अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि रजिया सुल्तान अब क्या बन जाती है? शासिका बन जाती है। कब बनती है भाई? 1236 में। 1236 से 1240, मात्र 4 साल तक, मात्र 4 साल तक ये क्या रहती है? आपकी शासिका रहती है। आप बोलोगे कि भैया जब आपकी इल्तमिश का डेथ हुआ तो इल्तमिश के डेथ के बाद क्या कोई ऐसा शासक ने, क्या उसका कोई बेटा नहीं था कि केवल और केवल बेटी ही थी? हमने बोला कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका बेटा या बेटी, जब यह बात होता है कि बेटा को शासक बनाना है और बेटा जब अयोग्य हो जाता है तो आप सीधे तौर पे किसको बनाते हो भाई? अपनी बेटी को बनाते हो। वही बात हुआ जब आपकी इल्तमिश का डेथ हुआ। तो इल्तमिश के डेथ के बाद उसके दरबार के लोगों ने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। तो आप बोलोगे रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? अरे भाई तो इल्तमिश का बेटा होगा। तो बताया जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये बन गया शासक, लेकिन उसके अंदर तो योग्यता थी नहीं। तो बहुत जल्द इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रिप्लेस करके दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बन गई आपकी? तो नाम क्या था? रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका कौन बन गई? रजिया सुल्तान। इस बात को समझ गए आप लोग? फिर उत्तर भारत की, क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें, फर्स्ट महिला शासिका की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम महिला शासिका कौन बन गई आपकी? रजिया सुल्तान। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, कभी कभी हमने अपने गांव के आसपास देखा है या जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं वहां पे भी हमने देखा है कि निगम पार्षद तो एक औरत बन जाती है, लेकिन उनका मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व तो उसके पति ही करते हैं। ठीक है ना? अगर विधायक की औरत बन जाती है लेकिन मुख्य रूप से उन सारे कामों को कौन देखता है? उसका पति ही देखता है। यानी कहने का मतलब कि महिला पद पे आसीन जरूर होती है, लेकिन नाम मात्र की होती है, उसके पूरे के पूरे काम को करने वाला कोई ना कोई पुरुष ही होता है। तो क्या भैया रजिया सुल्तान के साथ भी वैसा ही था कि दरबार का कोई मजबूत व्यक्ति या मजबूत व्यक्तियों के समूह ने मिलकर रजिया सुल्तान को क्या बना दिया? शासिका बना दिया, और वो सारे के सारे पावर को उन्होंने अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा। तो हमने बोला कि भाई ये तो आपने बहुत दिल की बात बोली, इसमें सुधार करने की जरूरत है, अभी भी इसमें अभी भी सुधार करने की जरूरत है। तो आपने बोला कि ठीक है, जब सुधार करने की जरूरत है कैसे सुधार करें? तो रजिया सुल्तान ने बोला कि भाई देखो, हमको किसी के भी उपकार की जरूरत नहीं है, किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है, हम खुद काबिल हैं, हम खुद अपने काम को संभाल सकते, खुद अपने शासन को संभाल सकते, केवल आप लोग अपना अपना काम चुपचाप करिए। यह बात किसने बोला? रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान ने वो सारे के सारे काम जो एक पुरुष कर सकते थे वो करके समाज में इस बात को स्थापित करने की कोशिश करी कि भाई आप लोग हमको कमजोर मत आकिए,
आप लोग हमको कमजोर मत समझिए, अब वो सारी चीज जानते हैं जो आप भी जानते हैं। इसने पुरुषों के परिधान को पहनना शुरू कर दिया, यानी पुरुषों के कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। पुरुषों की तरीके से दरबार में चोगा पहन के आने लगी, मतलब महिलाओं की जो श्रृंगार और महिलाओं के जो कपड़े होते हैं सबको उन्होंने उठा के फेंक दिया। युद्ध भूमि में जाने लगी, अलग अलग कामों में आगे आके खुद से उसका नेतृत्व करने लगी। तब जाके उन सारे लोगों को लगा कि भाई हम तो एक कठपुतली शासक को बनाना चाहते थे, हम एक पपेट को बनाना चाहते थे, कैंडिडेट की ये सामने से शासिका रहे, लेकिन हम पूरे कामों को हम क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो अब बात क्या हो गया कि मामला क्या बनेगा, तो मामला ये बनेगा कि रजिया सुल्तान आपकी पुरुषों की तरीके से अपने साम्राज्य में, अपने मंत्री परिषद में, अपने अधिकारियों के बीच में डोमिनेंट रहने लगी। सारी चीजों में उन्होंने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट करने लगी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पोस्ट के बारे में बात आता है कि इसने एक पोस्ट क्रिएट किया था, उस पोस्ट को किस नाम से जाना जाता था, अमीर ए आखुर के नाम से जाना जाता था। अमीर ए आखुर, बताया जाता है कि अमीर ए आखुर कौन होता था, तो जो अश्वशाला यानी जहां पे घोड़े होते थे उसका जो प्रधान होता था, उस समय घोड़ा का बहुत ज्यादा महत्व होता था। तो जो अमीर ए आखुर यानी जो घोड़ों के मतलब समूह के जो प्रधान होते थे, अमीर ए आखुर, उसने किसको नियुक्त किया था, तो आंसर हो जाएगा मलिक याकूत को नियुक्त किया था। किसको भाई, मलिक याकूत को नियुक्त किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो अमीर ए आखुर शब्द की बात करें तो मलिक याकूत को, और इसी याकूत से रजिया के प्रेम संबंध होने का, और यही जो मलिक याकूत था, बताया जाता है कि इसका रजिया सुल्तान के साथ कुछ मामला था, है कुछ मामला था, मतलब लव वाला, प्यार प्यार वाला मामला, प्यार मोहब्बत वाला मामला था, है। तो चलो, तो संबंध में आरोप लगाया जाता है, क्या बात है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको रजिया सुल्तान के बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरीके का जो आपका वेश होता था, जो आपका पोशाक होता था, जिसको क्या बोला जाता था, चोगा, और जिसको क्या बोला जाता था, कुलाह, चोगा और कुलाह इसने क्या कर लिया, पहनना शुरू कर दिया। नाम क्या था भाई, चोगा और कुलाह पहनना शुरू कर दिया, नाम था आपका रजिया सुल्तान। पूरा बात समझ में आ गया शानदार तरीके से, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, एक बार नोट करिए सारी की सारी बात और कमेंट करके बताइएगा। और जो भी बच्चे, अगर आप इस सेशन को शानदार तरीके से समझ रहे हैं, अगर आपको पूरी बातें अच्छी लग रही है, तो सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर करके बताइएगा और लाइक करो, क्योंकि अभी तक सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है। तो सभी साथियों को मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार लाइक करके बताइए कि किसको किसको ये बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए। तो समझ में आ गया आप सारे साथियों को बात। अब यहां पे रजिया सुल्तान की पूरी बातों को अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और वहां से हम रजिया सुल्तान और पूरे के पूरे गुलाम वंश को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एक बार जिन जिन साथियों को इस सेशन पूरा शानदार तरीके से समझ में आया होगा, सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, लाइक करना, और जहां पे भी आपको कुछ डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन साथियों को कैसे कैसे आपकी बात समझ में आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों से, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने चैनल एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, और एक एक बच्चा ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।